नमस्कार। मैं राजवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास। आज हम बलबन के बारे में जानेंगे। बलबन सल्तनतकालीन शासक है। इसका शासनकाल रहेगा 1266 से 1286 ईस्वी। बलबन द्वितीय इल्बरी वंश का संस्थापक था। प्रथम इल्बरी वंश का इल्तुतमिश था और द्वितीय इल्बरी वंश का संस्थापक बलबन था। बलबन का उपनाम बलबने खुर्द या कनिष्ठ बलबन। उपनाम क्या था? बलबने खुर्द या कनिष्ठ बलबन। इसकी उपाधियां देखते हैं। उलुग खां, ये नासिरुद्दीन महमूद ने प्रदान की थी। जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब, ये स्वयं धारण की थी। तो उलुग खां, जिल्ले इलाही। गियासुद्दीन, ये राज्यरोहण के बाद धारण की थी। गियासुद्दीन की उपाधि राज्यरोहण के बाद में धारण की गई थी। नियाबत ए खुदाई, तो ये इसकी प्रमुख उपाधियां थी। उलुग खां, जिल्ले इलाही, गियासुद्दीन, नियाबत ए खुदाई। इसकी जाति थी इलबारी तुर्क। इसने अपने आप को फिरदौसी के शाहनामा, फिरदौसी इतिहासकार हैं, उनकी पुस्तक है शाहनामा, उसमें वर्णित अफरेसियाब का वंशज घोषित किया। अपने आप को किसका वंशज घोषित किया? अफरेसियाब का। संस्थापक, तो ये बलबनी वंश या द्वितीय इल्बरी वंश का संस्थापक था। और द्वितीय इल्बरी वंश का अंतिम शासक कौन है? केकुबाद। बर्नी जो है इतिहासकार, उन्होंने बलबन को खुफिया कातिल, जनता का पिता एवं नायक कहा है। बर्नी ने बलबन को खुफिया कातिल, जनता का पिता एवं नायक कहा है। अब थोड़ा सा इसका प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं। वास्तविक नाम तो बहाउद्दीन था। गयासुद्दीन बलबन है, इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। गद्दी पर बैठने पर बलबनी राजवंश अथवा द्वितीय इल्बरी वंश की नींव डाली। बलबन किशोर अवस्था में मंगोलों द्वारा बंदी बना लिया गया था। बगदाद ले जाकर ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी को बेच दिया। यह बलबन को दिल्ली लेकर आया, जहां इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद इसको खरीद लिया और शीघ्र ही इल्तुतमिश ने उसे 40 दल में शामिल कर लिया। इल्तुतमिश ने किसमें शामिल कर लिया? 40 दल, जिसको तुर्कान ए चहलगामी भी कहा जाता था। ये तुर्कान ए चहलगामी जो गुलामों का दल था, जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। इस तुर्कान ए चहलगामी नाम जो था, ये बर्नी ने दिया था। खासदार इल्तुतमिश ने बनाया। सुल्तान का व्यक्तिगत सेवक। खासदार क्या होता है? सुल्तान का व्यक्तिगत सेवक होता है। तो इस पद पर किसने नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने। फिर ये अगले अमीर ए शिकार बन गया। खासदार से फिर क्या बना? अमीर ए शिकार। सुल्तान के लिए शिकार खेलने का प्रबंध करता था। ये पद इसको रजिया ने दिया। इसके बाद में अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर क्या होता है? अश्वशाला का प्रधान होता है। ये पद इसको बहराम शाह ने दिया। फिर ये इसको पद दिया गया अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब या बारबक एक ही बात होता है। अमीर ए हाजिब शाही दरबार में शिष्टाचार एवं वैभव बनाए रखना, ये काम करता था। अमीर ए हाजिब का काम होता था शाही दरबार में शिष्टाचार एवं वैभव को बनाए रखना। अमीर ए हाजिब या बारबक एक ही बात होता है। ये पद दिया था मसूद शाह ने। ये पद किसने दिया था? मसूद शाह ने। तो देखो, पहले खासदार, खासदार से अमीर ए शिकार, अमीर ए शिकार से अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर से अमीर ए हाजिब। मसूद शाह को हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाने पर नाइब ए मुमालिकात का पद मिला। इसके बाद में ये कौन सा पद मिला? नाइब ए मुमालिकात का, नासिरुद्दीन महमूद के समय। और उलुग खां की उपाधि मिली। नासिरुद्दीन महमूद का जो काल था वो बलबन का उत्कर्ष काल था। इस काल में बलबन का उत्कर्ष हुआ। 1266 ईस्वी में बलबन का राज्यरोहण होता है। नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करके 1266 ईस्वी में इसका राज्यरोहण होता है। इसलिए बलबन के लिए कहा जाता है कि एक मलिक होते हुए वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। अब देखते हैं कि बलबन जब सुल्तान बनता है तो उसके सामने कुछ समस्याएं थी। जैसे सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा को स्थापित करना तथा जनसाधारण में सुल्तान के प्रति भय और सम्मान की भावना जागृत करना। क्योंकि जब बलबन सुल्तान बनता है
तो हम देखते हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में और उसके बाद में 1239-40 में रजिया की मृत्यु के बाद में का जो काल है 25-26 साल का, उस समय सुल्तान सिर्फ नाम मात्र के रहे। उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा बिल्कुल समाप्त हो गई थी और जनसाधारण में सुल्तान के प्रति न तो कोई भय रहा था, न ही कोई सम्मान रहा था। तो बलबन के सामने ये समस्या थी कि वो सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा को कैसे स्थापित करे। कानून और व्यवस्था की स्थापना, जो केवल एक सुव्यवस्थित सेना और पुलिस शासन द्वारा स्थापित की जा सकती थी। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई थी, उसको स्थापित करना भी एक बड़ी समस्या थी। राज्य की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी, लगातार युद्ध, षड्यंत्र, विद्रोह और ढिलाई के कारण खजाना खाली हो चुका था। दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा एवं संगठन का भी समस्या थी, क्योंकि मंगोलों के आक्रमण का खतरा पैदा हो रहा था। राजपूत शासक थे, वो पुनः तुर्कों को भारत से बाहर खदेड़ने का प्रयास करने लगे थे। मेव कटेहर दोआब के हिंदुओं का विद्रोह, तुर्कान ए चहलगामी के सदस्यों पर नियंत्रण, इन सब तत्वों को नियंत्रित करने के लिए बलबन ने एक नीति अपनाई जिसको रक्त और लौह की नीति कहा जाता है, क्योंकि बलबन के सामने ये सारी समस्याएं थी। तुर्कान ए चहलगामी के सदस्य थे, वो बड़े उदंडकारी हो गए थे, वो बड़े महत्वाकांक्षी हो गए थे। मेव कटेवर दोआब के हिंदुओं का विद्रोह, दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा और संगठन, मंगोल आक्रमण का भय, आर्थिक स्थिति का खराब होना, सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा कम होना, तो ये सारी समस्याएं थी। और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। अब हम अगले वीडियो में बलबन की रक्त और लौह नीति और बलबन का राजत्व सिद्धांत देखेंगे।